नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे आज से शुरू हुए मानसून सत्र की। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक का होगा अपडेट। साथ ही होगी गोवा और इंदौर में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक में क्या है खास। देश की बड़ी खबरों के साथ ही बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। मणिपुर मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन दोनों सदन में विपक्ष का हंगामा। दोनों ही सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार, बावजूद इसके कांग्रेस नहीं चलने देना चाहती है संसद। पीएम ने भी सभी दलों से सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की घटना को बताया सभ्य समाज के लिए शर्मनाक। कहा, किसी भी गुनहगार को नहीं बख्शा जाएगा। सभी मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों में कानून व्यवस्था मजबूत करने का किया आग्रह। माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने का किया आह्वान। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की घटना पर लिया संज्ञान। कहा, जल्द कार्रवाई करे सरकार, वरना देना होगा दखल। 28 जुलाई को होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की घटना पर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से की बात। घटना से जुड़ा एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, घटना से जुड़े आरोपियों को मृत्युदंड की संभावना पर भी होगा विचार। खाद्य सुरक्षा पर दिल्ली में शुरू हुआ 2 दिवसीय वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, खाद्य नियामकों को व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत। कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र में नवाचार पर दिया जोर। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से फोन पर ली हालात की जानकारी। राज्य सरकार ने किया पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में। सीरीज को 2-0 से जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। विराट कोहली आज खेलेंगे अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज पीएम मोदी ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि उनके मन की पीड़ा और क्रोध से उनका मन भरा हुआ है। पीएम ने कहा कि यह घटना चाहे जहां कहीं की भी हो, किसी ने भी की हो, पर पूरे देश की बेइज्जती हुई है। इसके लिए जो भी गुनहगार है उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं
किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर की घटना पर कहा कि इस मामले में आज पहली गिरफ्तारी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरोपियों के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। When I saw the video yesterday, and after seeing the video, I immediately inquired about the incident. I asked to have mass combing operation where we can to see the video's authenticity. And yesterday night itself, in the around 1:30 a.m., we have arrested one man culprit who are involved in this heinous crime, and the state government will make effort. मणिपुर के सीएम ने ट्वीट भी किया और कहा कि उनकी संवेदनाएं उन दो महिलाओं के प्रति हैं जिनके साथ बेहद अपमानजनक और अमानवीय कृत्य किया गया। उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के तुरंत बाद घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर पुलिस हरकत में आई और आज सुबह पहली गिरफ्तारी की। फिलहाल गहन जांच चल रही है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें मृत्यु दंड की संभावना पर भी विचार किया जाए। हमारे समाज में ऐसे घिनौने कृत्यों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मसार करने वाली घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह से बातचीत की। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने के मामले में पुलिस का बयान आया है। पुलिस ने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मणिपुर पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मामला इस साल 4 मई का है। इसमें पुलिस ने गैंगरेप, हत्या और अपहरण सहित अन्य धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ थौबल जिला के नोंगपोक सकमाई पुलिस थाने में केस दर्ज किया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से फोन पर बात की और घटना की निंदा की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मणिपुर से आई दो महिलाओं पर यौन हिंसा के वीडियो को भयावह, निंदनीय और अमानवीय बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि जांच अभी चल रही है और आश्वस्त किया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और सुधाकर इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुधाकर, इस खबर को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर एक तरह से संसद तक गृह मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मृत्यु दंड तक की संभावना की बात की है। अभी तक किस तरह का अपडेट मिल रहा है, क्योंकि एक गिरफ्तारी हो चुकी है सुबह? देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को लेकर देश में गुस्सा है। हमने पीएम मोदी का भी बयान से सुना, जिस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की, गुस्सा जाहिर किया। हम जानते हैं गृह मंत्री की बातचीत हुई है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से और उन्होंने पूरी स्थिति की जानकारी ली है। तो साथ ही साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उनसे आग्रह किया है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी आई है, अभी तक हमें ये बताया गया कि जो स्पेशल टीम्स मणिपुर पुलिस ने बनाया है, जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर जो अपराधी है उनकी पहचान की गई। आज सुबह जो गिरफ्तारी की गई है, बताया जा रहा है कि वो वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड है, जो मुख्य भूमिका में थे, लोगों को भड़काने में, चाहे इस परेड में जो सबसे आगे थे। तो उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई और उसकी पहचान की, उसकी निशानदेही के आधार पर और लोगों की भी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा गुस्सा है। हम जानते हैं कि एनसीडब्ल्यू के चीफ की तरफ से भी मणिपुर के डीजीपी से उन्होंने बातचीत की, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी बातचीत हुई। तो हर स्तर पे, कानून के स्तर पे जो कार्रवाई की ज़रूरत है और साथ ही साथ एक भावना, देश की भावना जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से व्यक्त की गई है। आज पूरा देश
पूरी सरकार उन महिलाओं के साथ खड़ा है जिनके साथ ये अत्याचार हुआ है। कल ये घटना सामने आई है, उसके बाद ही एक सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए मणिपुर की पुलिस की तरफ से इस घटना में हम जानते हैं कि बहुत ही गंभीर धाराओं में, चाहे अपहरण की बात हो, गैंगरेप की बात हो, हत्या की बात हो, तो बहुत ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। और आपने भी जानकारी दी ऋतु कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, मृत्यु दंड, उसके लिए भी वो अपील करेंगे। इस तरह के एक तरह से प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की जाएगी जो भी मामले के दोषी है। ऋतु जी, सुधाकर, प्रधानमंत्री ने एक तरह से संसद पहुंचते ही मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले, हालांकि हम जानते हैं सर्वदलीय बैठक से लेकर विपक्ष की भी जो बैठक हुई, और सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने कहा कि मणिपुर का एक मुद्दा है जिस पे विपक्ष चर्चा चाहती है। मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने जो साफ संदेश दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और ये शर्मसार करने वाली घटना है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से पूरे विश्व में भारत की बेइज्जती होती है। वहीं उन्होंने ये कहा कि तमाम मुख्यमंत्रियों की भी भूमिका है। उन्होंने 3 राज्यों के नाम बाकायदा लिए, मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पूरा सुरक्षा देना, कानून व्यवस्था को पुख्ता करना मुख्यमंत्रियों की भी एक बड़ी भूमिका है। बिल्कुल ऋतु, और देखिए प्रधानमंत्री हम जानते हैं कि आज जब वो बात कर रहे थे तो काफ़ी भावुक, काफ़ी एक गुस्से में भरे हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा भी कि इस घटना से उनको बहुत न सिर्फ पीड़ा हुई है बल्कि वो क्रोध में भी हैं, और एक तरह से जो देश की भावना वो प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए, इस घटना के गुनाहगार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत स्पष्ट, बहुत सख्त संदेश हुआ, और बहुत ही कम ऐसा होता है इस तरह से हम प्रधानमंत्री को भावुक देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से वो भी गुस्से में नजर आता। हम जानते हैं कि कल शाम में इस घटना का वायरल वीडियो सामने आया था। कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उस समय राजनीतिक दलों की मांग थी कि मणिपुर की जो ओवरऑल एक सिचुएशन है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, और सरकार की तरफ से कल ही एक आश्वासन दे दिया गया था कि वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद ये वायरल वीडियो देर शाम तक आया। उसके बाद पूरे देश में हम जानते हैं किस तरह का, तो एक तरह से देश का जो गुस्सा है, देश की भावना, उसको प्रधानमंत्री ने प्रकट किया। और लेकिन उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि सख्ती से इस पूरे मसले में कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश हम जानते हैं गृह मंत्री के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री को भी दिया गया। और पीएम ने कहा कि इस घटना के किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है, ये बात भी पीएम मोदी ने कही। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि महिलाओं की सुरक्षा का मसला, हम जानते हैं कि जोधपुर में भी एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जहां बच्चों सहित महिलाओं को जलाया गया। तो चाहे राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, देश के किसी भी हिस्सों में अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो उन्होंने कहा कि हर मुख्यमंत्री को इस मसले में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर पूरी जानकारी के लिए। और मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस भयावह वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया जिसमें मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र अवस्था में घुमाने और राज्य में जातीय संघर्ष के बीच यौन हिंसा का शिकार होते दिखाया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को दे। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। उधर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई है। दोपहर 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई, लेकिन मणिपुर को ही लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वो संसद में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इसमें पहले मानसून सत्र की शुरुआत में दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर बाद 2 बजे तक स्थगित की गई। वहीं राज्यसभा की बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही लोकसभा में आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू को शपथ दिलाई। बाद में सदन ने 2 मौजूदा सांसदों रतनलाल कटारिया और बालूभाई सुरेश नारायण धानोरकर को
और 11 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा में सदन के एक मौजूदा सांसद हरद्वार दुबे और 3 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोनों सदनों ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि विपक्ष ये मन बनाकर आया है कि हमें सदन को चलने नहीं देना है और आज उन्होंने ऐसा ही किया, जबकि सरकार का कहना है कि हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने सदन को चलने नहीं दिया। ये देश के लोकतंत्र का अपमान है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। ये भी स्पष्ट होने दो आपको, 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है। उनके मन में ये था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार होंगे, तब उनके मन में आए कि अभी और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्रवाई को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। और इससे पहले संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में होने वाली समृद्ध चर्चा से निर्णय सशक्त होते हैं। आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉनसून सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। यह सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। प्रधानमंत्री ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर लाया जाने वाला विधेयक नई शिक्षा नीति की दिशा में अहम कदम है, ये कहा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का अनुसंधान पर जोर रहेगा। साथ ही जनविश्वास विधेयक को सामान्य मानवी के प्रति भरोसा करने वाला विधेयक बताया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है,
उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही हैं। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल, उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेंटल मिशन को लेकर बिल लाया जाएगा। ये बिल मेडिकल के छात्रों को एक नई व्यवस्था को आकार देगा। पीएम मोदी ने कहा, संसद में जो बिल आ रहे हैं वो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है। उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है। इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजेस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था को आकार देगा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार इस सत्र में संसद में आ रहे हैं। तब ये जनहित के हैं, ये युवा हित के हैं, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे। देश में डेटा के साथ छेड़छाड़ होने या फिर उनके लीक होने के कई मामले सामने आते रहते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड होने के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अब भारत सरकार इसके लिए संसद के मॉनसून सत्र में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को लेकर आ रही है। क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022? आइए नजर डालते हैं। विधेयक सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे प्रौद्योगिकी नियमों के व्यापक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। विधेयक में डिजिटल इंडिया विधेयक, भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 और गैर व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने वाली नीति भी शामिल है। विधेयक का भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर अधिकार क्षेत्र होगा। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित किया गया और बाद में डिजिटलीकृत डेटा शामिल होगा। ये विधेयक भारत के बाहर डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा। इसमें भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग भी शामिल है। व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यक्ति की सहमति से वैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा की सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसका उद्देश्य पूरा होने के बाद इसे हटाने की जरूरत होगी। डेटा विधेयक व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिसमें जानकारी तक पहुंचने, सुधार और हटाने का अनुरोध करने और शिकायतों के निवारण का अधिकार शामिल है। सरकार अपनी एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था जैसे निर्दिष्ट आधारों के आधार पर विधेयक के कुछ प्रावधानों से छूट दे सकती है। विधेयक के अनुपालन को लागू करने के लिए सरकार भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। विधेयक डाटा पोर्टेबिलिटी के अधिकार या भूल जाने के अधिकार का प्रावधान नहीं करता है। किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले डेटा फिड्यूशियरीज को कानूनी अभिभावक से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी। देश में हो रहे डिजिटल बदलाव के बीच देश के नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने को लेकर दबाव बढ़ रहा है। नागरिकों के डेटा से जुड़े अपराधों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आम लोगों का डेटा सुरक्षित हो और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन बिल नागरिकों के डिजिटल अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करेगा। डेटा संबंधित फ्रॉड को भी कम करने में सहायता करेगा। और शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, डेटा प्रोटेक्शन बिल बेहद महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन जिस तरह से आज सुबह से ही संसद की कार्रवाई रही है, एक तरफ मणिपुर को लेकर चर्चा पर 267 नियम और 167 नियम
दोनों नियमों के बीच का जो टकराव दिखाई दे रहा है, लेकिन अंततः अभी तक चर्चा को लेकर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। दोनों का अंतर भी चाहेंगे कि दर्शकों को भी पता चले कि क्या अंतर है, आखिर ये जो गतिरोध है ये है क्यों। देखिए, जो स्थगन प्रस्ताव होता है उसके तहत विपक्षी दल चर्चा चाहते हैं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत इसे स्वीकार किया जाए, यानी सारे काम रोककर सबसे पहले इस बात पर चर्चा कराई जाए कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मणिपुर में जो घटना हुई है। तो दरअसल हम देखते हैं कि कई बार राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष, आज के मामले में राज्यसभा के सभापति ने ये बार बार कहा कि सरकार बहुत उत्सुक है कि इस पर चर्चा हो, मणिपुर के हालात पर चर्चा हो, और जब सरकार तैयार है तो आप लोग पहले बात सुनिए। लेकिन हमने देखा कि विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार हंगामा करते रहे, और जिसकी वजह से सदन पहले 12 बजे तक और फिर बाद में आगे तक स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में हमने देखा कि 2 मौजूदा सांसदों के निधन और 11 पूर्व सांसदों के निधन पर श्रद्धांजलि देने के बाद 2 बजे तक लोकसभा स्थगित कर दी गई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि देखिए, जब ये स्पष्ट कर दिया गया था कल की सर्वदलीय बैठक में, और आज भी जब संसद का सत्र शुरू हुआ था उससे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम नेताओं ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष चाहते हैं तो चर्चा हो सकती है, सरकार को चर्चा से कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके, चूंकि कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि जब चर्चा होगी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की, तब बात राजस्थान की भी होगी, बात छत्तीसगढ़ की भी होगी, वहाँ पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं, और ऐसे में जो मणिपुर में हुआ उस पर सरकार की तरफ से जवाब आता, गृह मंत्री उस पर जो कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है वो बताते। तो ये कांग्रेस पार्टी सुनना नहीं चाहती थी, उसके सहयोगी दल, लिहाजा उन्होंने हंगामा किया। जहाँ तक नियमों की बात है, हम जानते हैं कि दरअसल एक कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती है किसी मुद्दे पर, जब यह माना जाता है कि वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सदन के अंदर कोई और मुद्दा न लेकर, कोई और विषय न लेकर तुरंत सदन पर चर्चा होनी चाहिए, वो एक तरह से कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत आता है। उसमें अलग अलग लोकसभा में और राज्यसभा में नियम होते हैं। दूसरा, लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में दूसरे नियम के तहत जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, यानी कि संक्षिप्त चर्चा उसे बोलते हैं, जो तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे की चर्चा रखी जाती है, सभी दलों के नेताओं को उस पर बोलने का मौका मिलता है, फिर सरकार की तरफ से उसका जवाब आता है। उसमें कोई मतदान नहीं होता, कोई एक तरह से कहें कि मत विभाजन नहीं होता, सरकार क्या कुछ हुआ है उस चर्चा का एक पूरा जवाब देती है। तो हम देख रहे हैं कि वो टकराव पहले ही दिन देखने को मिला कि जब सरकार ने कहा कि वो चर्चा को तैयार है, राज्यसभा के सभापति रूलिंग देंगे और उससे संकेत भी दिए गए, लेकिन विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ने। और यही बात सत्ता पक्ष की तरफ से जो राज्यसभा के सदन के नेता हैं पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा कि दरअसल विपक्ष ये मन बनाकर आया है कि संसद की कार्रवाई को न चलने दिया जाए, यही वजह है कि कार्रवाई बाधित की गई राज्यसभा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात ताजा खबर की। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में खालापुर कस्बे के निकट भारी बारिश के कारण एक आदिवासी गांव पर पहाड़ी धंसने से 10 लोगों की मौत हो गई है। गांव का नाम इरसालवाड़ी है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर हैं। इस भूस्खलन में आदिवासी लोगों का घर क्षतिग्रस्त हो गया है। घटनास्थल पर करीब 30 से अधिक परिवार फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुट गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत और दादा भूसे भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। रायगढ़ पुलिस ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन के 100 से अधिक अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। रायगढ़ पुलिस ने बताया कि एनडीआरएफ, स्थानीय लोग और कुछ गैर सरकारी संगठन भी मदद कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से हुए भूस्खलन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से हुए भूस्खलन के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की। एनडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ बचाव कार्यों में जुटी हैं। लोगों को वहां से निकालना व घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है। और इस खबर पर योगेश शीतल हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ गए हैं। योगेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी तक का अपडेट क्या है?
चुप जी। जी योगेश, योगेश आपको मेरी आवाज मिल रही है? रितु, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, फिर भी जी रितु, मैं आपको यहाँ की स्थिति बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का इशू है, आपके आवाज ठीक से आ नहीं पाई। लेकिन जो स्थिति मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस वक्त हम घटनास्थल के ही पास हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि एक लंबा काफिला आपको दिख रहा होगा। ये बेसिकली जो जगह है, कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा आगे आ जाए, आपको दिखाएं कि ये जो पूरा स्ट्रेच है ये हम लोग जो धरातल है उससे काफी ऊपर आए हैं। बेसिकली एकदम पहाड़ पे जो है ये गांव था जहां पे ये घटना घटी है और वहां से मैं आपको दिखाऊं तो ये आप आजो आगे। ये आप देखिए कि मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं उनका पूरा काफिला जो है वो आपको आता हुआ दिख रहा होगा और साथ में बड़ी संख्या में पुलिस के लोग भी हैं। खुद मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं क्योंकि बहुत ऊपर है ये पहाड़ का। एक जिस तरीके से आप देखें तो सिंहगढ़ किला जिस तरीके से है उसी तरीके से ट्रैकिंग एक तरीके से करना पड़ रहा है यहाँ पे और पानी बहुत फ्लो में यहाँ से जा रही है। ऊपर से जो पहाड़ी पानी है वो काफी फ्लो में यहाँ पे नीचे जा रहा है तो उसको लेकर दिक्कत आ रही है क्योंकि कई बार जो है पैर स्लिप कर रहे हैं लोग जो है वो। बारिश काफी ज्यादा है, कई सारे छाते जो है अगर लोग छाता लेके आए तो छाता काफी हवा में टूट रहा है। कुल मिला के राहत बचाव कार्य में काफी दिक्कत आ रही है। इसीलिए जो उप मुख्यमंत्री जिन्होंने आज सदन में भी कहा था कि कोशिश ये की जा रही है कि जो हैवी इक्विपमेंट्स है उसको अपलिफ्ट किया जा सके, यानी कि उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से अगर संभव हो तो वो लाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि जो आपको स्ट्रेच यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके का पूरा स्ट्रेच है जहां पे अगर चॉपर को भी अगर अपलिफ्ट अगर चॉपर के मदद से भी अगर लाएं तो उनको रोप के माध्यम से जो है उतारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कहीं हेलीपैड या उतरने की जगह जो है वो यहाँ पे नहीं है। इन सब के अलावा मैं आपको बताऊं तो जो एम्बुलेंस है यहाँ से अगर कोई घायल है या कोई कैजुअलिटी वाली स्थिति अगर है तो उनको यहाँ से नीचे ले जाना जो है वो भी काफी मशक्कत का काम है और उसके लिए भी जो है कोशिश की जा रही है। अब चूंकि खुद मुख्यमंत्री जो है आपको थोड़ी देर में आपको जो पीछे कुछ लोग दिख रहे होंगे बेसिकली वो मुख्यमंत्री के जो है वो सुरक्षा प्रहरी है और वो उनके साथ जो है वो रुक के आ रहे हैं। जब अभी हम लोग आ रहे थे काफी समय से हम लोग ऊपर थे और जब यहाँ का हम लोगों ने देखा तो जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ राहत और मदद के लिए आए हैं। जो आसपास के गांव हैं वहां के लोग जो है जो नवयुवक हैं जो सीनियर सिटीजन है वो सब कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके वो मदद कर सके। पानी के बोतल साथ में कुछ जो अपने घरों से लोग खाना लेके आ रहे हैं जो कि यहाँ पे जो लोग मदद कर रहे हैं उन तक खाना पहुंच सके। तो कोशिश ये की जा रही है कि जिससे जितना हो पाए वो उतना यहाँ पे प्रयास करे और अब तक जो है राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी कभी बहुत जोर की होती है और अभी बारिश ऑलरेडी यहाँ पे चली है क्योंकि ऑरेंज अलर्ट ऑलरेडी यहाँ के लिए इशू किया गया है। तो बारिश को देखते हुए राहत बचाव कार्य में कुछ दिक्कतें जो है वो आ रही है यहाँ पे। जी योगेश, हम जानते हैं नेटवर्क इशू है लेकिन बस ये जानना चाहेंगे कि इस इलाके से सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए जो आप कह रहे हैं कि राहत बचाव के लिए भी लोगों को आगे ले जाने के लिए एक समस्या है क्योंकि टेरेन ऐसा है, लगातार बारिश हो रही है, तो कितनी दूरी है अगर किसी अस्पताल या किसी सुरक्षित जगह पे ले जाना हो? और जो फंसे हुए लोग हैं उनकी अभी क्या स्थिति बताई जा रही है, क्या संख्या? 30 से अधिक लोग कहे जा रहे हैं, 30 से अधिक परिवार, माफ करिएगा। जी हम समझ सकते हैं, हमारे संवाददाता ने योगेश ने भी बताया कि वहां नेटवर्क का इशू है। मुझे आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है लेकिन जो आपने बताया कि जो रास्ता है जहां से लोगों को ले जाने में दिक्कत हो रही है तो जो स्ट्रेच है ये बेसिकली जो धरातल है जहां से जो सड़क जाती है मुंबई गोवा जो पुरानी ओल्ड हाईवे है वहां से जो है जुड़ा हुआ है, वहीं से रास्ता कटता है इस गांव की तरफ। वहां पे ऑलरेडी मुंबई पुलिस के लोग जो है रायगढ़ पुलिस के लोग जो है उन्होंने वहां पे ऑलरेडी पूरा बैरिकेडिंग किया गया, पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया गया है कि जो अनावश्यक गाड़ियां उस वक्त हैं वो वहां पे उस रूट पे नहीं जाए और सिर्फ अत्यावश्यक गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ी है, एम्बुलेंस है, एजेंसीज की गाड़ी है, उनको सिर्फ यहां का भी एक्सेस दिया गया है। तो जो अभी आप पूरा रूट देखेंगे ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का रूट है जो कि सीधे ऊपर जाता है। एक जिस तरीके से अगर कोई ट्रैकिंग अगर कभी किए होंगे तो जिस तरीके से आप करनाला फोर्ट में अगर जाएं या जिस तरीके से वैष्णो माता के दरबार में हम लोग जाते हैं तो बेसिकली मंदिर नुमा बहुत ऊपर चलना पड़ता है जहां पे और कोई माध्यम नहीं है यहाँ पर ऊपर आने के लिए। मसलन की रोपवे जिस तरीके से हमने देखा है कि रायगढ़ किले में रोपवे की व्यवस्था है, इस तरीके से यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, उसके कारण यहाँ पर दिक्कत आ रही है और यही मुख्य वजह है जिसके कारण ऑपरेशन में इतना समय लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश पूरी जानकारी के लिए।
और महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 48 घंटों से क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर आज मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। सरकारी आदेश के अनुसार मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल दिन के लिए बंद रहेंगे। वहीं बीएमसी आयुक्त IS चहल ने भी शहर में भारी बारिश के कारण गुरुवार को सरकारी और निजी सहित शहर के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेन सेवाओं और सड़क यातायात का हाल बेहाल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को भी मुंबई और पड़ोसी क्षेत्र में सरकारी दफ्तरों को जल्द बंद करने का निर्देश दिया। मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं ठाणे और पालघर जिलों में बुधवार को भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अहमदाबाद के सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर इस्कॉन फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे में एक जगुआर कार ने लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड सहित 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से 20 लोग घायल हो गए। कार की रफ्तार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। यह हादसा तब हुआ जब देर रात इस्कॉन ब्रिज पर थार और डंपर के बीच हादसा हो गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान राजपथ क्लब की ओर से तेज रफ्तार से आ रही जगुआर कार ने लोगों को कुचल दिया। घटना के बाद पुलिस ने इस्कॉन ब्रिज को बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतकों में ज्यादातर पीजी में रहने वाले युवा थे। सूत्रों के मुताबिक हादसे के वक्त जगुआर कार में 2 युवक और एक लड़की भी सवार थी। और गुजरात के अहमदाबाद में सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दुख जताया है। भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर हुआ हादसा बेहद दुखद है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार से मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए गए हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। कर्नाटक विधानसभा में कल बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबन पर आज बीजेपी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी विपक्षी एकता बैठक के दौरान आईएसपी आईपीएस अधिकारियों के दुरुपयोग पर कार्रवाई की भी मांग कर रही है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। बीजेपी विधायक आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने राजभवन जाएंगे, जिसमें वे बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने 40 से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का दुरुपयोग किया है। बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो है सरकारी अधिकारियों का और सरकारी मशीनरी का
राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब बीजेपी ये मांग कर रही है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि कांग्रेस सरकार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिरकार सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग कैसे हुआ और क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक में जो विधायक दलों की बैठक रही, ये बैठक महज एक राजनीतिक बैठक थी और ये मंच राजनीतिक बैठक के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में सरकारी अधिकारियों को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। कल एक और दिन बाकी है जब सदन का जो बजट सेशन का आखिरी दिन होगा, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि कोई विधायक इस सत्र में शामिल नहीं होगा और लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर से जारी रहेगा। कैमरामैन वासुकी के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सम्मेलन में 40 से अधिक देश, 30 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा पर नियामकों को अपना दृष्टिकोण व्यापक करने की जरूरत है। हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हमें वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और इसलिए उन्हें अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सभी की इकोसिस्टम को हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए फूड रेगुलेटर का संबंध और संपर्क ये चारों विषय के साथ होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य जारी है। उन्होंने कहा, पेस्टिसाइड से बचने के लिए हमें संतुलित फर्टिलाइजर का उपयोग करना आवश्यक है। जिस तरह से हमारे पेस्टिसाइड की इफेक्ट फूड में आ रही है, एक्सेस और ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर, अनबैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी इफेक्ट क्लाइमेट पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट सॉइल पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट फूड ग्रेन पर भी आ रही है। उसके लिए हम क्या करें? हम बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करें, सॉइल को बचाए, ग्राउंड वाटर उसको अच्छा रखे। उसके लिए बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज कैसे हो? पीएम प्रणाम करके हमने एक स्कीम लॉन्च की। सारे देश के हर नागरिक तक, हर किसान तक, हर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वो प्रयास करे कि केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज बैलेंस हो। जर्मनी के वाइस चांसलर और आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रॉबर्ट हेबेक अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए राजधानी दिल्ली में हैं। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एक्करमैन ने ट्वीट कर वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वाइस चांसलर और आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का दिल्ली में स्वागत है। जर्मनी दूतावास के एक बयान के अनुसार वाइस चांसलर के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े एवं मध्यम स्तरीय जर्मन कंपनियों के शीर्ष कार्यकारियों का शिष्टमंडल भी भारत आया है। भारत यात्रा से पहले रॉबर्ट हेबेक ने जर्मनी की मीडिया से कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बढ़ता हुआ एक प्रमुख बाजार माना जाता है। उन्होंने भारत के साथ रणनीतिक गठजोड़ को बढ़ाने और उसे गहरा बनाने पर जोर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आज 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दौरे पर विक्रमसिंघे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ परस्पर हित के अलग अलग मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। दौरे से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पिछले साल जुलाई में जनविद्रोह के कारण गोटबाया राजपक्षे को अपदस्थ किया गया था। इसके 1 साल बाद विक्रमसिंघे की ये पहली भारत यात्रा होगी।
और अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल से जुड़ी खबरों की। आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में युवाओं के कौशल को स्टार्टअप के माध्यम से निखारने का प्रयास लगातार जारी है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के द्वार खुल रहे हैं। युवा भी अब सरकार की स्टार्टअप योजना में रुचि दिखा रहे हैं। कुछ युवाओं ने खुद आगे आकर इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने श्रीनगर में प्रीमियम फूड कोर्ट स्टार्टअप के संस्थापक सैयद बरकत से बातचीत की। इस वक्त बरकत हमारे साथ हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है। तो किस तरह से इनका सफर रहा है, इनसे जान लेते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने क्या क्या किया है और किस तरह से जो आपने अपना नया ये काम शुरू किया, कैसे ये आइडिया आपको दिमाग में आया? बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं IT इंजीनियर। तो मैंने बैक फ्रॉम 2019 ये स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो हमारा पहला स्टार्टअप हुआ स्टार्ट इन कोविड। तो हमने कोविड में अपना स्टार्टअप किया फ्रॉम स्किम्स हॉस्पिटल। तो हमने वहाँ अपना कैफ़े स्टार्ट किया। तो नो इंटरेस्टेड, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज कोविड था, कोई जा नहीं पा रहा था हॉस्पिटल्स। बट हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने कहा नहीं, वी विल ऑपरेट, वी विल गिव फूड। और हमने सब कुछ वहाँ कोविड पेशेंट्स का अरेंज कर लिया फ्रॉम 2020 टू टिल नाउ। हम अभी भी सारा हमारा कैफ़े का सिस्टम वहाँ चल रहा है। हमारे इस वक्त वहाँ पर अराउंड 8 एम्प्लॉयज़ हैं। तो आफ्टर दैट कोविड ख़त्म हो गया तो हमने दूसरा स्टार्ट अपना स्टार्ट किया सीख नेशन के नाम से, जो हमारा सिटी मॉल में चल रहा है। तो सारी हालात जब ठीक रही तो तब जाके हमने ये स्टार्टअप और एक स्टार्ट कर लिया। अदरवाइज़ हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें बिज़नेस में। घर पे भी प्रेशर था कि नहीं जॉब की तरफ जाओ, बट मेरा खुद का इंटरेस्ट तो बिज़नेस में था पहले से। बट जब हालात दिन ब दिन जब ठीक होने लगी तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा बिज़नेस में। तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इस वक्त बिज़नेस अच्छे से जा रहा है। हमारे पास अभी अराउंड 15 एम्प्लॉयज़ हमने एम्प्लॉय कर चुके हैं इस वक्त। तो इट्स गोइंग गुड। हालात की आपने बात की, पहले के मुकाबले अभी के हालात में कितना अंतर आया है? अंतर देखिए, अंतर ऐसे आ गया कि जब मैं बिज़नेस करने निकला था तो मेरे को घर पे प्रेशर था कि नहीं बिज़नेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज हालात ठीक नहीं है। आज मेरे को घर पे बोल रहे हैं कि नहीं आप एक्सपैंड क्यों नहीं बिज़नेस कर रहे हो, आप कहीं और क्यों नहीं खोल रहे हो। तो अब माइंडसेट चेंज हो गया है। तो पीपल वांट टू कम इन बिजनेस। तो हम अब क्या हालात ऐसे हो चुके हैं कि नहीं अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे हमने और एक ऑप्शन हमने क्रिएट कर दिया, दरगाह में हमने अपना फूड कोर्ट डाला है। तो तब जाके हमने डाल पाए जब नहीं हमें लगा कि हालात स्टेबल हो गए। टूरिस्ट फुटफॉल बहुत आने लगा है, टूरिस्ट इतना रश आने लगा कि अराउंड हम अपना कैफेटेरिया क्लोज करते थे पहले 8 बजे के करीब। आज हम अपना कैफेटेरिया 12 बजे बंद करते हैं। टूरिस्ट हमारे पास 12 तक आते हैं। आज ऐसे हालात हमने यहाँ पर देख लिया। इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बड़ा माहौल बना है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत माहौल बढ़ चुका है यहाँ पर। जो टूरिज्म यहाँ बूस्ट होने लगा है उससे हमारा टूरिज्म बहुत बूस्ट हो गया। हमारा जैसे पहले यहाँ KFC नहीं आता था या पिज़्ज़ा हट नहीं आते थे, आज वो आने लगे हमारे पास। दे आर पर्सनली कॉन्टैक्टिंग अस कि आप हमें अपनी स्पेस दीजिए, हम वहाँ पर अपना स्टार्टअप करेंगे, वॉट एवर इट इज़। आज वो आने लगे हमारे पास, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आने लगे हमारे पास। माहौल ऐसा बन चुका है कि आज मैं एक लोकल यूथ हूँ। मैंने एक मिनिमम अमाउंट से वो ले लिया वो लैंड। तो आज एक लोकल को बूस्ट मिल रहा है कि वो आगे बढ़ चुका है, बाकियों से मिल रहा है, गवर्नमेंट से आज हमें डायरेक्ट टाइप्स मिल रहे हैं। एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, यूथ के सामने अब एक सीधी और स्पष्ट राह या रास्ता उनको एक दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में उनको क्या करना है। फ्यूचर में यहाँ पर मैक्सिमम अब क्या हो रहा है, यहाँ बिजनेस आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। जब यहाँ पर बाहर से फ्रेंचाइजीज आ रहे हैं, यहाँ रिसेंटली बहुत फ्रेंचाइजीज आ गया, स्विगी आपका आ गया, जोमेटो आ गया, आपका KFC पिज़्ज़ा हट आ गया। ये तो हमने अब देख चुके हैं। इससे पहले तो ये कुछ था ही नहीं, ये तो मानते ही नहीं थे यहाँ आना। ज़रूरी नहीं है कि हम एक जॉब के पीछे ही भागें। आप खुद जॉब क्रिएटर बन जाए, आप खुद जॉब क्रिएट्स करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ क्रिएट जॉब। और मैं बाकी यूथ को भी यही बोलूँगा कि क्रिएट जॉब्स। 2019 के बाद से एक बड़ा परिवर्तन आया है, माहौल बदला है, युवाओं के सामने नए रास्ते खुले हैं, जो दिमाग में भ्रम थे वो दूर हुए हैं और एक स्पष्ट राह भविष्य की उन्हें दिखाई दे रही है। अब ये युवा न केवल अपने बिजनेस सेटअप कर रहे हैं बल्कि जॉब देने वाले भी बन रहे हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज श्रीनगर। और आइए अब एक नजर G20 प्रेसिडेंसी के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित बैठकों व कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। इंदौर में जारी G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक का आज दूसरा दिन है। रोजगार कार्य समूह की बैठक में G20
आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और वैश्विक कौशल अंतर, इन 3 अहम मुद्दों पर अंतिम सहमति बनाने के लिए इंदौर में मंथन जारी है। वहीं इससे पहले इंदौर में G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक के पहले दिन तमाम प्रतिनिधियों ने विश्व प्रसिद्ध मांडू का दौरा भी किया। इस दौरान विदेशी मेहमान मांडू के किले का इतिहास जानने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। मांडू पहुंचने पर मेहमानों का मालवी अंदाज में स्वागत हुआ। मांडू में डेलीगेट्स ने लाइट एंड साउंड शो का आनंद लेते हुए मांडू के इतिहास को भी जाना। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में आज से वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारत में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन में 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 25 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के साथ 40 से अधिक देशों के खाद्य नियामक भाग लेंगे। ये सम्मेलन वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों के सामंजस्य, नियामक ढांचे में सुधार और दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के प्रावधान को बढ़ावा देगा। गोवा में ETWG बैठक का आज दूसरा दिन है। ETWG अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने आज चर्चा की शुरुआत की। वहीं गोवा में G20 के प्लेटफॉर्म के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2 अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जिन 2 थीम पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है उनमें सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और SDG 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए DRE अनुप्रयोगों जैसे विषय शामिल हैं। गोवा में चौथी ETWG बैठक के मुख्य कार्यक्रम के मौके पर पहले दिन 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक की भी शुरुआत हुई। इस बैठक में 34 से अधिक सदस्य देश सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत द्वारा की गई, जिसके बाद अन्य CEM ट्रोइका सदस्यों USA और ब्राजील और CEM और MI सचिवालयों की ओर से विशेष संबोधन दिया गया। इस साल की थीम है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। CEM 14 MI 8 के तहत 19 से 22 जुलाई के बीच गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में टेक्नोलॉजी और कल्चरल शोकेस 2023 का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन कल गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया। टेक्नोलॉजी शोकेस में दुनिया भर से इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों जैसे नई और उभरती तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। टेक्नोलॉजी शोकेस 3 भागों के तहत आयोजित किया जाएगा। भारतीय पासपोर्ट पहले के मुकाबले और अधिक मजबूत हो गया है। हाल ही में जारी एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 80वां स्थान मिला है। आज के न्यूज़लैंड्स में जानिए क्या है भारतीय पासपोर्ट की मजबूती के मायने और क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। विदेश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की सख्त जरूरत होती है। हर देश के पासपोर्ट की अपनी एक मजबूती होती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए उनका सफर आसान रहेगा या मुश्किल, ये पासपोर्ट की मजबूती पर निर्भर करता है। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इसके लिए इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन हर साल पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया से साझा करता है, जिसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहा जाता है। हाल ही में जारी हुए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 80वां स्थान मिला है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5 पायदान ज्यादा है। पिछले साल इस इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर था, यानी कि भारतीय पासपोर्ट पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर बात करें कि आखिर क्या है भारतीय पासपोर्ट की मजबूती के मायने, तो दरअसल जिस देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा मजबूत होता है, वहां के नागरिकों को बिना वीजा के दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा देश में जाने की आजादी होती है। इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 5 अंकों के सुधार के साथ भारत का 80वां स्थान होने के कारण भारतीय पासपोर्ट के जरिए अब 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री ली जा सकती है। इसका मतलब है कि सिर्फ पासपोर्ट लेकर ही भारतीय नागरिक दुनिया के 57 देशों में घूम सकते हैं। इन 57 देशों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, रवांडा, जमाइका, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं।
और अगर बात करें आखिर क्या है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो बता दें कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है, जो ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी किए जाने वाले डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है। फिलहाल हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर, जर्मनी, इटली और स्पेन दूसरे स्थान पर, वहीं जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस तीसरे स्थान पर हैं। गौरतलब है कि भारत में 3 रंग के पासपोर्ट जारी होते हैं। आम नागरिकों के लिए नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो वहीं सरकार के कामकाज के लिए विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति को सफेद रंग का पासपोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि IPS, IS रैंक के अधिकारियों को मरून रंग का पासपोर्ट दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। देश की राजधानी दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय द्वारा 1 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शामिल हुए केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक $250 अरब के कपड़ा उत्पादन और $100 अरब के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के रोड मैप पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को वैश्विक बाजार में स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सत्र का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया, जिसमें कपड़ा मंत्रालय से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में कपड़ा क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने और समाधान खोजने के लिए मंथन हुआ। चिंतन शिविर मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर केंद्रित रहा, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ाना, प्राकृतिक रेशे से मानव निर्मित रेशे की तरफ बढ़ना और सेवा वितरण में सुधार शामिल थे। इस दौरान संबंधित समूहों द्वारा विशिष्ट सिफारिशें और समस्याओं का समाधान देते हुए विस्तृत प्रस्तुतियां भी दी गई। आम लोगों का जायका खराब करने वाले टमाटर के भाव पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में रियायती दरों पर आज से टमाटर की कीमतें 70 रुपए किलो हो गई है। साथ ही दिल्ली में 130 स्थानों पर ये सुलभ में उपलब्ध हैं। घटती कीमतें और उपभोक्ताओं को हो रहे लाभ पर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के प्रबंध निदेशक अनीश जोसेफ चंद्रा से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच जनता के हित में NCCF ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला है कि टमाटर की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं NCCF के DG। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये फैसला है ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राइस राइस एक ऐसा इशू है जिससे आम आदमी को काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो सरकार ने निर्णय लिया था कि थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज ये जगह जगह मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वी विल हैव आउटरीच एंड हम लोगों का एक संस्था ये NCCF एक कंज्यूमर फेडरेशन है, अपेक्स नेशनल फेडरेशन है। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है ताकि कंज्यूमर को पहुंचाना। ये गवर्नमेंट का ये जो मेशर है प्राइस रिलीफ के लिए एंड वी आर डूइंग इट इन राइट अर्नेस्ट। ये जो प्राइस कम हुई है टमाटर की, तो आपने कैसे कम किया है या इसको कहीं से मंगाया है? इसकी पूर्ति कैसे संभव हुई है? जहाँ पे टमाटर उगाते हैं उन राज्यों में चले गए, जैसा आंध्रा है, महाराष्ट्र है, थोड़ा वो कर्नाटका का बेल्ट है, ये सब एरियाज़ में जहाँ पे टमाटर का कल्टीवेशन होता है उन मंडियों में चले गए। कुछ FPOs को कॉन्टैक्ट किया और उनसे हमने टाई अप किया और वहाँ से ख़रीद के यहाँ पे ले आ रहे। वी वर ऑल्सो टोल्ड टू make our outreach more comprehensive. So we contacted Kendriya Bhandar and they have also started distributing from today onwards. They have 113 outlets in and around Delhi. So in a limited way they have started today. I think from tomorrow onwards it will be available from all those outlets at ₹70.
अनुमति। नमस्कार। मणिपुरे महिलाभ्यां सह जाते अमानवीये कृत्ये प्रधानमन्त्रिणा प्रकटितः क्रोधः। उक्तवान् यत् पीडया क्रोधेन च परिपूर्णम् अस्ति मनः। आरोपिभिः कृतम् अस्ति समग्र देशस्य अपमाननम्। उच्चतमन्यायालयेन मणिपुर घटनायां कृतं संज्ञानं। शीघ्रं कार्याचरणाय निर्दिष्टं प्रशासनम्। अन्यथा प्रकरणेऽस्मिन् स्वयं प्रविष्टः भविष्यति उच्चतमन्यायालयः। जुलै मासस्य 28 दिनाङ्के भविष्यति प्रकरणविषयकं वादश्रवणम्। मणिपुर घटनायां तावत् एकः आरोपी निगडितः। अन्येभ्यः च प्रवर्तते अन्वेषणाभियानम्। मुख्यमन्त्री एन् बीरेन सिंहः उक्तवान् आरोपिभ्यः मृत्युदण्डसम्भावनायाम् अपि विचारयिष्यते। संसदि प्राविड् सत्रं 2 वादनं यावत् स्थगितं जातम्। प्राविड् सत्रेऽस्मिन् आहत्य 31 विधेयकानि उपस्थापयिष्यन्ते। मणिपुर हिंसायां भविष्यति चर्चा। संसदः पुरातने भवने एव भविष्यति सदनयोः उपवेशनम्। भारतमद्य नवदिल्ल्यां पारम्परिकौषधिविषये आसियान् देशानां सम्मेलनस्य आतिथ्यं कुर्वदस्ति। पारम्परिकौषधीनां क्षेत्रे भविष्य सहयोगस्य रूपरेखा निर्माणमस्ति सम्मेलनस्य उद्देश्यम्। 2 दिवसीयं वैश्विक खाद्य नियामकं शिखर सम्मेलनं नवदिल्ल्याम् आरब्धम्। भारते प्रथमवारम् आयोज्यमाने सम्मेलने खाद्य सुरक्षायाः महत्वपूर्ण विषयेषु प्रवर्तते चर्चा। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा मनसुख माण्डविया द्वारा केन्द्रीय कृषि मन्त्रिणा नरेन्द्र सिंह तोमर इत्यनेन च सम्बोधितं सत्रम्। श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिः रानिल विक्रमसिंघेः अद्यारभ्य 2 दिवसीयायां भारतयात्रायां राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा सह कुर्यात् द्विपक्षीयां चर्चाम्। उभौ देशौ ऐषमः राजनैकसम्बन्धानां हीरकजयन्तीम् आचरतः। महाराष्ट्र गुजरातयोः अतिवृष्ट्या संकटस्थितिः। महाराष्ट्रस्य रायगढे भूस्खलनेन 10 जनानां मृत्युः। अनेके च तत्र संकटस्थितौ वर्तन्ते। गृहमन्त्री अमितशाहः मुख्यमन्त्रिणा सह दूरभाषया स्थितिविषये पृष्टवान्। राज्यप्रशासनेन पीडितेभ्यः घोषितः सहायता राशिः। न्यूजीलैंड देशे महिला पदकन्दुक विश्व चषकस्य उद्घाटन क्रीडायाः पूर्वम् ऑकलैंड इत्यत्र गोलिका प्रहारः। प्रहारकर्तारं समेत्य 3 मृत्युः, 6 व्रणिताः। न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री उक्तवान् राष्ट्रिय सुरक्षा नास्ति संकटापन्ना। क्रीडा तु यथावत् प्रवर्तिष्यते। प्रथमवारं तावत् 32 दलानि अत्र सहभागितां करिष्यन्ति। भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मिथः द्वितीया अन्तिमा च निकषस्पर्धा अद्यारभ्य पोर्ट ऑफ स्पेन इत्यत्र। 2-0 धावनाङ्कैः श्रृङ्खलां जेतुं क्रीडिष्यति भारतीयं दलम्। विराट कोहली अद्य क्रीडिष्यति स्वीयां 500तमीम् अन्ताराष्ट्रियक्रीडाम्।